ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। गज़ा की सूरत हाल और यमन के हूसी बागियों और अमरीका बरतानिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर हम प्रोग्राम के आज सेकंड हाफ़ में मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं अपनी ये जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे। आपने देख ही लिया होगा कल परसों कि सुप्रीम कोर्ट से अगर तवक्कुआत थी जिन लोगों की, तो वो बुरी तरह मायूस हुए। एक बड़ा फ़ैसला आया, बैट जो है वो छिन चुका है पीटीआई से, और ना सिर्फ पिच उखड़ चुकी है बल्कि पीटीआई को ग्राउंड से ही बाहर कर दिया गया है। इसके बाद से हमने रिएक्शन देखा है मुल्क के लॉयर्स का, दीगर लोगों का, और अक्रॉस द बोर्ड एक डिसअपॉइंटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा फ़ैसला कर दिया। चाहते तो वो एक लीनियंट व्यू ले सकते थे मामलात का। ज़रा हमने ये भी देखा कि उस दिन जो पूरा ओपन हेयरिंग चलती रही, ये तो चलें क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस को कि वो ओपन कर रहे हैं ताकि हम जैसे लोग देख सकें कि होता क्या है कोर्ट रूम में। हमने देखा कि उसमें पीटीआई के लॉयर्स जो हैं वो तैयार होकर नहीं आए थे, उनके पास कागजात नहीं थे। वो सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिस अंदाज में कोर्ट का कॉन्डक्ट भी हो रहा है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप इतनी जो सॉर्ट ऑफ माइनर और रिलेटिवली इररेलेवेंट चीज़ें हैं उसमें इतने घुस जाते हैं कि आप बिग पिक्चर से आप हट जाते हैं कि मुल्क में एक इलेक्शन हो रहा है, उसी दिन जो है वो सिंबल्स अलॉट होने हैं, और उसके बाद से तो मुसलसल रिएक्शन चल ही रहा है कि हमारा ये आने वाला इलेक्शन कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। ये तो मतलब एक जोक ऑफ एन इलेक्शन होने वाला है फ्रैंकली स्पीकिंग, और हमें उस पर ज़ाहिर कमेंट्री करनी होगी, लेकिन ये जानते हुए कि ये एक मजाक है। ओपन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं तो कहूँगा एक्सपोज किया। हाँ, क्योंकि देखिए अब अगेन अब वही पुरानी यादें आती हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं जी लेकिन कानून के मुताबिक हुआ है। हर एक चीज़ कानून के मुताबिक ही होती है। सवाल ये होता है कि आप कब कानून लागू करना चाहते हैं और आप कब कानून लागू नहीं करना चाहते। अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। हम आपस में जो लोग हमें समझ आती है लोगों को भी समझ में आई। मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारा ये जो दफ्तर है, यहाँ से हम जब निकलते हैं तो हम रोज थोड़ा सा रॉन्ग वे जाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, और ये हमारे जो टॉप ऑफिसर से लेके हमारा जो मोटरसाइकिल चलाता है वो करता है। और ये आज की बात नहीं है, हजारों लोग कर रहे हैं। ये 20 साल पहले भी जब मैं हेरल्ड में था तो हम ऐसे करते थे। तो मैं ये सोच रहा था कि एक दिन अगर वहाँ सिपाही खड़ा हो और वो आगे वाली गाड़ी को भी छोड़ दे, पीछे को भी सिर्फ मुझे रोक ले कि उड़ी उड़ी ये आप क्या कर रहे हो, कानून तोड़ रहे हो आप। तो मैं चलो बोलूंगा यार हाँ मेरे से गलती हो गई है, जान दो यार, सब लोग कर रहे हैं, आज का नहीं कर रहे, 20 साल से कर रहे हैं। बोलेगा नहीं, सारा कानून आप पर है, आप टीवी पे बैठते हो, आप भाषण देते हो कानून का, आइन का, आपको तो जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कानूनी लिहाज से तो वो अपनी हरकत सही कर रहा है, लेकिन जब वो सिर्फ मेरे पे लागू होगा तो और बाकी शहर पे लागू नहीं होगा तो फिर सवाल तो उठेगा। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी देखें अब मतलब वो इट्स नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट लॉ। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा वो हैं भी बड़े सख्त किस्म के, मतलब प्रो PMLN। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया था इकामे पे, मैंने कहा वो भी तो अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ द लॉ ही था। क्या ब्लैक लॉ डिक्शनरी उसमें भी तो लॉ ही है ना यार। लॉ था ना। तो अगर वो सही नहीं था तो ये सही कैसे? और मतलब पनामा में बाकी सारों किसी का इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, सिर्फ मियां साहब का हुआ। नहीं तो देखिए बड़ा बहुत वाज़ेह है ना, शाहजेब के बल्ले से बदला लिया जा रहा है, और कुछ हद तक ये पर्सनल भी है। जो आपने खुद कहा था, आपने कहा था कि यार इनको तो मैं बस अब देखूंगा ही देखूंगा। हमेशा हम ये देखते हैं कि जिनको आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं, और आप क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिनको, और क्लियरली यार सॉरी, जिनको मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझता हूँ, एंटी एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं होते, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वक्त होते हैं। क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बदल जाती है, हवा की तरह एस्टैब्लिशमेंट, वक्त बदलते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी बदल जाती है ना, और फिर उसके साथ आप भी बदल जाते हैं। मेरा फटा था उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। आने वाली एस्टैब्लिशमेंट के साथ देखा जाएगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। अनफॉर्चुनेटली पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है, पर्सनल राइवलरी और पर्सनल दुश्मनियों की बात होती है, कभी प्रिंसिपल की बात नहीं होती। अफसोस की बात है। अब मुझे पता है कि पूरी वीकेंड पे इसके ऊपर काफ़ी लीगल तज्ज़िये हुए हैं, लेकिन आई मीन अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आप बैक ट्रैक करें और डॉन का इदारिया की अगर मैं सहारा लूँ यहाँ पर, तो कुछ दिन पहले या कुछ मेरे ख्याल पिछले हफ्ते की बात है कि 62(1)(f की बात हुई। अच्छा, उस वक्त हमने खैर मकदम किया, लेकिन ये भी जानते हुए कि इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बड़ा क्लियर है कि आपने किसको रिलीफ देना था। आपने मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देना था, आपने जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ देना था, और उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि आप उनको भी रिलीफ देना पड़ेगा अगर आप ये चेंज कर रहे हैं। और उसके एकदम बाद अच्छा, उस डिसीजन में क्या था कि जी उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, कोर्ट रेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपनी इंटरप्रिटेशन आपने लगाई। तो यहां पर आपने क्या किया?
यहाँ पर भी आपने %% वही किया है। यहाँ पीटीआई के दोनों हाथ बांध दिए हैं, दोनों टांगे बांध दिए हैं, आंखों पर पट्टी है और कह रहे हैं यार तुम लड़ क्यों नहीं रहे, लड़ क्यों नहीं रहे। और मैं क्रेडिट देता हूँ यार, वैसे मजाक के अलावा कभी इतनी रेजिलियंस मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और अगेन लोग कहेंगे कि यार हाँ तो लेकिन सन 70 में भी तो ऐसे हुआ था, इस सन में हुआ था, हुआ होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही है। अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है, और अगर ये सही है तो फिर वो भी सही है। सो आज कुछ कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखें चले मानते हैं, पीटीआई वाले बल्कि खुद भी मान रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस था इलेक्शन का वो बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं था, उसमें हमसे हुई हैं गलतियाँ, लेकिन जो सज़ा है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आप उनको सुनाते, आप उन पे कोई पेनल्टी लगा देते ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल बने। लेकिन टू सिंगल देम आउट और इलेक्शन के बिल्कुल ये जो डेट थी उसकी ईव पर आके आप उनको उड़ा के रख दें, दैट वाज टू मच। यार बहुत लोगों ने एक हवाला दिया है 1988 के केस का, बेनज़ीर भुट्टो के केस का, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि एक सियासी पार्टी एक मतलब कलेक्शन है शहरियों की, तो उसके भी कुछ बुनियादी हकूक हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और आपने ये इंटरनल इलेक्शन के बहाना बना के आपने उस फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर दिया। ये जो है ना पनिशमेंट, ये आइन का आर्टिकल 17 है। और बहुत सारे कानूनी माहिरीन ने कहा कि हमें हैरत हुई कि जो शॉर्ट ऑर्डर आया है 3 रुकनी बेंच का, उसमें इस आर्टिकल का कहीं जिक्र ही नहीं है। देख लो, आप उनसे सवाल कर रहे थे कि पीटीआई के आइन के बारे में बताएं, उसकी शिकों के बारे में बताएं, उसके इसके बारे में बताएं, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिस पे हम पूरी रियासत चल रही है, उसकी जो रेलेवेंट क्लॉज है आर्टिकल 70, उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं था। सो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। एक और चीज, सॉरी, इसमें देखिए किसी चीज को आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से तो आप नहीं हटा सकते ना। आप कहेंगे नहीं आप बाकी चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ इस फैसले पर फोकस करें, क्यों? जब हम देख रहे हैं कि यार कागजात नामजदगियां छिन रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल किया जा रहा है, और ये मतलब दिन में अब इतने इसके एग्जांपल्स आते हैं कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। उस दिन क्या हुआ, लाइव कोर्ट हियरिंग, बैरिस्टर गौहर जो है वहां पे खड़े हुए हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उनके घर पे क्या हुआ? अच्छा, उस वक्त लोगों ने कहा यार ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कुछ भी करते हैं, बंदे को 10 गोलियां आपके सामने लगे, लोग कहेंगे ड्रामा है। लेकिन उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि नहीं जी ऐसा हुआ है। तो घर में कुछ लोग गए जिन्होंने मारकुटाई की और उनके घर वालों के साथ बदतमीजी की, बच्चों को काफी हरासा किया। और फिर जब शिकायत सामने आई तो आप सुने जवाब में क्या कहा, इस्लामाबाद पुलिस का जवाब भी सुन लीजिए। बैरिस्टर साहब के घर पे जो टीम गई थी, जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बैरिस्टर साहब जैसे कहेंगे, जो अगर उनकी कोई शिकायत होगी हम उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अगर पुलिस के किसी अफसर की तरफ से कोई ज्यादती हुई है तो हम उसका पूरा हिसाब भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बताएं, उप्स यार, गलती हो गई यार। वो जा रहे थे जग्गे बदमाश के घर, और पता लगा कि बाद में वो गलती से बैरिस्टर गौर किया। अच्छा, कौन मानने के लिए तैयार है? कोई नहीं मान रहा, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो किया सो किया। इलेक्शन कमीशन की जो मेहरबानियां हैं पीटीआई पे, मैं जरा देख रहा था, क्योंकि सारी बहस कई हफ्तों से चल रही थी ना कि जी बल्ला होगा या नहीं होगा। बल्ला मीनिंग द इलेक्शन सिंबल। अच्छा, अब पीटीआई ने कहा कि जी अब बल्ला तो हमसे आपने छीन लिया, तो हमारे जो हैं लोग वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। तो आज मैं देख रहा था जो इलेक्शन कमीशन के जो आरओज हैं ना, जब वो निशान अलॉट करते हैं, तो ज़रा गैस करें कि कैसे कैसे निशान। मैं आपको थोड़े से कुछ लोगों का मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मुल्तान से हम जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अभी अंदर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो खड़े हो रहे हैं NA 50 और 51 से। एक को मिला है चिमटे का निशान, दूसरे को मिला है जूते का निशान। जूता है, बूट नहीं है, अच्छा, ठीक है ना, जूते का निशान मिला है। अब वो इसी तरह शोएब शाहीन साहब हैं, उनको भी जूते का निशान मिला था। फिर सुना है कि उन्होंने लड़ झगड़ के वो चेंज करा लिया है, उनको अब शायद फाख्ता मिली है। हाँ, डव मिला है उनको। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ये मशहूर काफ़ी नोन हो गए थे जमशेद दस्ती, उन्होंने वो 2 जगह से लड़े, उनका एक निशान मिला है हारमोनियम, दूसरा मिला है हवाई जहाज। इसी तरह किसी को रॉकेट मिला है, किसी को
वो भी मिला है, अपना बैंगन भी मिला है। ये यहाँ से जो हमारे वो नहीं थे फिक्सेड वाले आलमगीर खान जी, उनको जो है वो कराची से उनको बैंगन का निशान मिला है। हाँ। अच्छा, फ़हीम खान है एक PTI के NA-234 से, उनको बोतल का निशान मिला है। अब पता नहीं ये शहद की बोतल है, दूसरी बोतल है, लेकिन बोतल का निशान है। तो गंदा हमारे यहाँ एक से एक जो हैं, बाज़ लोगों को तो लगता है कि जानबूझ के जो है ना सिर्फ रिडिक्यूल करने के लिए। मैंने देखा था कि असद कैसर को व्हील चेयर का निशान मिला है यार, तौबा यार। सो ये एक तो चलो अपना तो निशान नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद आरओज को लगता है कि खुली छूट है कि जी जो आपको मतलब बिल्कुल थका हुआ मिले ना वो इन लोगों को देना। अच्छा, इसका भी एक तोड़ निकालने की कोशिश की है, क्योंकि PTI सोशल मीडिया टीम, मतलब देखें बाकी सोशल मीडिया टीम मेरे ख्याल अभी 70 की दिहाई में जब इंटरनेट बनी नहीं थी, लिटरली वो मतलब वो प्रेस रिलीज ही छाप रहे होते हैं ना यार, हमारा लीडर वो अंकल चला रहे हैं ना, वो पता नहीं कौन चला रहा है यार, कोई चला रहा है नहीं चला रहा। PTI सोशल मीडिया टीम हमेशा 2030 में होती है, मतलब 7 साल आगे, 6 साल आगे, अभी तो 2024 हो गए। तो उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें आप अपने उम्मीदवार का नाम और सिंबल भी सर्च कर सकते हैं। NA1 करें तो आपके वो जो PTI एफिलिएटेड कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसा ना हो कि अचानक इंटरनेट डाउन हो जाए। हाँ, तो इसको लोग कुछ PTI वाले कह रहे थे कि यार इसको एक ऑफलाइन ऐप आप बना दें। तो अभी ऐप है नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने काफी फैसले किए भी नहीं है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने कल परसों जब वो आए थे अदालत में, सहाफ़ियों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि 850 लोगों के जो नाम है मैं कैसे फाइनल कर सकता हूँ, मुझे तो अपने टीम से इतना ब्रीफली मिलने दिया जाता है, तो मुझे तो पता नहीं है कि किसको टिकट दिए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसको उन्होंने इख्तियार दिया था कि आप करें। सुनने में यह आया है कि जिन लोगों को वो खुद जानते हैं उनको तो उन्होंने ओके कर दिया है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसको ये कमेटी फाइनल कर रही है। आज मैं देख रहा था एक खबर आई जाहिद गिशकोरी की, हम न्यूज़ में, उन्होंने थोड़ा इसको बैठ के एनालाइज़ किया है। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो PTI से मुंसलिक उम्मीदवार होंगे उसमें 75% फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा छांटी हो गई ना, बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, छोड़ दिया पूरा, वसीम अकरम प्लस भी चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। तो इस दफ़ा अगर किसी खैर पार्टी के तौर पे तो अब ये जा नहीं रहे, लेकिन इनके उम्मीदवार जो हैं वो फर्स्ट टाइमर्स होंगे। तो खान साहब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो जब पेशी पे आते हैं क्या कहते हैं? हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो हम अपने बात करेंगे इस्लामाबाद में और उनसे थोड़ा सा एक अपडेट ले लेंगे। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। हम जानते हैं कि कप्तान जेल में हैं, उनकी पूरी टीम को ग्राउंड से ही बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। इमरान खान साहब को कई केसेस का सामना है, कम से कम 200 केसेस हैं, जिनमें से मेन तोशाखाना है, साइफर है, 9 मई है, 190 मिलियन पाउंड वाला है, और फिर ये इद्दत और निकाह के मामला भी जो है वो भी चल रहे हैं। अडियाला जेल में आज भी उनके 3 केसेस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद में हमारे सीनियर रिपोर्टर मलिक असद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक असद, आप जाते रहते हैं अडियाला जेल, वहाँ पे आप ब्रीफली खान साहब की बात सुनते भी हैं, ज़रा बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है ओवर द वीकेंड इलेक्शन सिंबल के हवाले से, वहाँ पे क्या रिएक्शन आपको देखने को मिला? जी, इमरान खान साहब जो है आज जो क्योंकि ये मंडे को जो है वो आज जो फर्स्ट वर्किंग डे था, तो उस पर आप जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा जुडिशरी का ये कोई 5 मेंबर बेंच जो है वो होना चाहिए था, ये एक बड़ा अहम मामला था। ये 3 रुकनी बेंच जो है उसने ये सुना ये केस, ये 5 रुकनी, और उन्होंने फिर ये कहा कि नवाज शरीफ जो है वो 2 अंपायर्स के साथ वो खेलने के आदी हैं, और उन्होंने 2 अहम शख्सियात का हवाला देते हुए उनको 2 अंपायर से तशबीह दी और कहा कि देखिए अभी रिसेंटली एक अंपायर जो है उसने नो बॉल करा दिए। और खान साहब का जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो फाइनलाइज जो उनको टिकट क्या अवार्ड कर रहे थे उनको हमायत ही, क्योंकि आज़ाद वो सारे खड़े हुए हैं तो टिकट तो नहीं, लेकिन यह है कि PTI उनकी हमायत कर रही है आज़ाद उम्मीदवारों की, उनके पैनल से आए हुए हैं। बड़ा उन्होंने अपना इसके हवाले से कोई सोशल मीडिया पे कोई प्लानिंग की भी है, तो उन्होंने कहा कि जो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बड़ा चीज़ें आ रही हैं जो उनके अपने जिनको MNA के वो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि जी नीचे जो सूबाई असम्बली के जो टिकट दिए गए हैं वो उनकी मर्जी से नहीं दिए गए, उनको पूछा नहीं गया, क्योंकि उनका एक जैसे मरी के लतासब सती हैं, उनके जो
सपोर्टर हैं। कल एक उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने जो PTI के जो टिकट अवार्ड करने वाली कमेटी है उसको बाकायदा दरख्वास्त दी कि आप रिव्यू करें इन नामों पे, क्योंकि अभी तो उनके पास तो बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपना विड्रा कर सकता है। लेकिन जो मरी में जो MPA के एक उम्मीदवार है उस पर उन्होंने कहा कि ये इसके साथ जो MNA है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, वो इनके साथ इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो अगर इनकी जगह उनकी मर्जी का जो है वो बंदा लगा दिया गया। हाँ, ये जो आप मरी की मिसाल दे रहे हैं, इस तरह के मेरे ख्याल है काफ़ी जगहों पे ये मामला उठेंगे और हमें कहा यह जा रहा है कि देखें एक एक हल्के में कई कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं खान साहब के ज़्यादा करीब हूँ, हाँ, मुझे जो है वो पसंद करते हैं। एक और भी मसला है मेरी नज़र में, और काफ़ी लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के साथ मुंसलिक हैं ये जीत जाते हैं। अच्छा, इनकी नोटिफिकेशन तो आज़ाद उम्मीदवार से ही होगी ना, तो इसका मतलब है आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि वो आज़ाद है, हाँ, तो वो तो फिर किसी भी पार्टी पे ज्वाइन कर सकता है। तो वो जो IPP पार्टी है ना, उनके एक लीडर ने आज कहा है कि ये हमारी पार्टी में आएंगे, तो वही है वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो खदशा है ना। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव, लेट्स फेस इट, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी लेकिन ज्यादा होगा दबाव भी होगा। तो मतलब कि एक बंदा मलिक साहब, अगर मैं खड़ा होता हूँ PTI की मतलब सपोर्ट के साथ, लेकिन मेरा बैंगन है, मेरे पास बल्ला नहीं है, बल्ला तो है ही नहीं, और उसके बाद क्योंकि मैं बैंगन पे खड़ा हुआ एंड आई एम इंडिपेंडेंट, तो मैं अगर मेरे पे दबाव आया और अब थर्ड फेज जो होगा इसका इलेक्शन के बाद अगर जीत भी गए तो एक एक बंदे पर फिर दबाव होगा कि यार तुमने इस पार्टी पे जाना है, तुमने इस पार्टी पे जाना है। कुछ खड़े होंगे, कुछ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं क्विकली एक सवाल करना चाह रहा हूँ असद से बिफोर वी गो टू द ब्रेक। ये भी रिपोर्ट हुआ है मलिक असद कि आज जब वो बात कर रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी है कि नफ़रत में इतने आगे ना बढ़ो कि इंसाफ ना कर सको, और उन्होंने कुरान पाक की जो सूरह मायदा है उसका हवाला दिया। वो आपका वयूदैर अगर इस तरह की कोई बात हुई है? जी, वो बेसिकली वो जो सूरत का जो उन्होंने हवाला दिया था वो ये था कि इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा था कि इसमें इंसाफ की बात की गई है कि इंसाफ किए जाए, और मेरे ख्याल में शायद यही वजह थी कि आज जो उस वक्त केस सुन रहे थे एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, उनकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्लैप्स कर गए थे उनको। फिर अस्पताल जो था, जेल अस्पताल, वहाँ पर मुंतकिल किया गया, और उनको फिर वहाँ पे जब थोड़े से संभले तो फिर उनको उनके घर मुंतकिल किया गया। और लेकिन जो हमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने मालूम किया था, अभी तक उनकी हालत जो है वो बेहतर नहीं हुई। तो ये जो एक चीज़ चल रही थी कि शायद तोशा खाना केस, वो तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा 2, 3, 4 दिन में या शायद इस हफ्ते वो कोई जो प्रोसीडिंग कर सकेंगे तोशा खाना की। अच्छा, 190 मतलब ज़ाहिर है कि दबाव भी बहुत होता है ना, केसेस इतने चल रहे हैं, हाई प्रेशर जॉब होता है, तो बहुत है वो। फिर उसके अलावा 3 इस्लामाबाद की 3 अदालतें भी उनके पास है। गुज़िश्ता दिनों वो जब आ रहे थे तो उनके गाड़ी के साथ कोई किसी बंदे ने फायरिंग शेयरिंग भी की थी। उस वक्त भी कोई इसका इन्होंने बाद में पुलिस ने कोई अपने कहा था कि कोई ऐसी वो बंदा था, खानदान से का कोई इशू था उसका खानदान का, तो उसने कोई फायरिंग शेयरिंग की। लेकिन अब इस किस्म की चीजें होती हैं, जज पे दबाव तो प्रेशर में तो आता ही नहीं, जज जा रहा हूँ काम। बिल्कुल मलिक असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये ब्रीफली अपडेट किया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गजा की सूरत हाल की बात करेंगे और नामीबिया की बात करेंगे, जिसने जर्मनी को याद दिलाया है कि इस सदी के आगाज़ पे जो पहली रिपोर्टेड जेनोसाइड है वो आपने हमारे खिलाफ की थी, और अब आप इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। जी प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों का मुकदमा जनूबी अफ्रीका लेकर गया है। इसराइल के साथ अमेरिका, बरतानिया के बाद अब जर्मनी उसके दिफा के लिए उठ खड़ा हुआ है, लेकिन उसे शर्म दिला रहा है अफ्रीकी मुल्क नामीबिया, और उसे याद दिला रहा है कि 100 साल पहले जर्मनी ने किस तरह से नस्ल कुशी की थी नामीबिया में। इस पर हम प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। पहले थोड़ा गज़ा के अंदर का अहवाल। वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उसने आज एक वीडियो जारी की है ये दिखाने के लिए कि पिछले 100 दिनों में वहाँ क्या होता रहा है। उस पर एक 100 सेकंड की एक वीडियो है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यूएन रेफ्यूजी का कहना है कि सन 48 के बाद से अब तक बीच में कई जंगें हुई, कई दफ़ा इजराइल ने वहाँ पे चढ़ाई की, लेकिन जितने लोग इस दफ़ा दर बदर हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। बच्चों की पूरी एक नस्ल है जो ट्रॉमेटाइज्ड है,
जिसने अपनी आंखों से मजालिम देखे हैं, जो ज़ख्मी है और जो जिस सूरत हाल से लोग गुज़र रहे हैं वो इंसानी ज़िंदगी गुजारने के वो काबिल नहीं हैं वो हालात। इसी तरह हमने देखा है कि नेट ब्लॉक्स नामी एक ग्लोबल तंजीम है, साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग है, उनका कहना है कि पिछले 3 रोज़ से एक टेलीकॉम ब्लैकआउट है गज़ा के अंदर, ताकि वहाँ से ख़बरें बाहर ना जाएं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से रोज़ वहाँ पे लाशें गिर रही हैं, उसका अहवाल बाहर ना निकल सके। गज़ा के अंदर की ये सूरत हाल है। हम जानते हैं कि 2-3 दिन पहले अमेरिका ने, बरतानिया ने हूसी बागियों पर हमले किए, उसको डिफेंड कर रहे हैं वो। आज ये खबर आई अमेरिकन की तरफ से कि हूसियों ने एक जवाबी मिसाइल दागा है उनके जहाज़ पे, यूएस ओन्ड कंटेनर पे दागा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हो गई बिग पिक्चर। गज़ा में आज ग्राउंड पर क्या हो रहा है? कई दिनों बाद गज़ा के शहरी खुराक की तलाश में बाहर निकले। अगर वो हम ये आप देखते हैं हज़ारों की तादाद में उनको पता लगा कि कहीं आटा मिल रहा था, और जैसे ही वो निकले तो ये अगर अगली वीडियो देखें तो इजरायली फ़ौजियों ने उन पर फायरिंग शुरू की, और यहाँ आप देख रहे हैं कि फायरिंग से बचने के लिए लोग भाग रहे हैं खंडरों पे। तो ये तो है इजराइल का। अल-शिफा अस्पताल से कुछ मिनट दूर, अब अल-शिफा अस्पताल आपको पता है कि तकरीबन फंक्शन नहीं कर सकता, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। और ये जो है बहुत खौफनाक वीडियो है, लेकिन इस तरह की अब हमने हज़ारों देख ली हैं। ये एक अल-शिफा के डॉक्टर हैं जो अपनी 16 साल की बेटी की टांग का ऑपरेशन क्या एम्पुटेशन कर रहे हैं अपने घर की डाइनिंग टेबल पर, और खून को पकड़ने के लिए एक पेंट का डब्बा रखा हुआ है और कोई एनेस्थेटिक नहीं है। ये एक लड़की है और अंदाजे के मुताबिक हर दिन 10 बच्चों के कोई ना कोई, या किसी का बाजू एम्पुटेट होता है या किसी की टांग एम्पुटेट होती है। दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। अभी ओवर द वीकेंड वाशिंगटन डीसी में 4 से 5 लाख लोग, जो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी आज अब की डेमोन्स्ट्रेशन है, सड़कों पर निकले। लंदन में अगर हम 2 दिनों का ही रिकॉर्ड देखें तो एक ट्रफालगर स्क्वायर में मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक जलसा हुआ फ़लस्तीन के हक़ में, और फिर एक और जलसा हुआ इजराइल के हक़ में। और अगर आप इजराइल के हक़ वाले जलसे को देखें तो आप देखेंगे कि किसी एवरेज देसी शादी पर भी इससे कई ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन इससे ना इन 2 ममालिक की हुकूमतों को कोई फ़र्क पड़ रहा है और ना ही इजराइल को कोई फ़र्क पड़ रहा है। इजराइल कह रहा है कि जी हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या कोई भी हो, और वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई उनको रोक सकता है तो वो है अमेरिका, और अमेरिका तो कह रहा है कि जी बिस्मिल्लाह करें, जितने मारने हैं मार दें। और इसका मतलब अगर इसका कोई मज़ीद सबूत चाहिए आपको तो 100 दिन गुजर गए ना इस कॉन्फ्लिक्ट के। तो जो बाइडेन की तरफ से एक प्यारा ख़त आया है जिसमें तकरीबन हर जुमले में उसने इजरायली हॉस्टेजेस की बात की है और एक बार भी फ़लस्तीनियों का जिक्र नहीं किया। जो बाइडेन के लिए एक और खुशखबरी ये है कि पिछले 16 सालों में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी लो रेटिंग नहीं है, लेकिन भाई को सलाम है कि वो अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी और शायद अपने मुल्क को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है इजराइल के खातिर। अच्छा, दूसरी जानिब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ब्रिलियंट केस बनाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसी तरह का उनका इस्तकबाल हुआ जब वो वापस जोहानिसबर्ग पहुँचे। तो वहाँ पर सारी अवाम पहुँच गई और अवाम ने उनका बहुत ही भरपूर इस्तकबाल किया। अच्छा, जहाँ तक इजराइल की डिफेंस की बात है तो जितना कम कहा जाए बेहतर है। वो यही था कि भाई तू खमास, ये प्याला खमास, तेरी बिल्ली खमास, तेरी पुप्पी खमास, सब खमास। इतनी दफ़ा खमास की बात की, और हमेशा खमास ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या है वो गले में कुछ फंसा हुआ है इनका, कि एक साहब हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, टिकटॉक पर उन्होंने बाकायदा कहा कि यार हर बार ये जो खमास का जिक्र करेंगे ना मैं एक दफ़ा लिखूंगा। और जब तक मैंने इसको आखिरी दफ़ा देखा था ना तो इसका पूरा बोर्ड ख़त्म हो गया था। खमास 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 ये चल रहा है। फिर एक और बड़ा एक मज़ेदार वाक़या हुआ, उनका जो ब्रिटिश लॉयर है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रिटिश लॉयर ही होगा ना, तो वो अपने पर्चों से पढ़ा था और बीच में वो फंस गया, उसको पेज उसका मिस हो गया।
फिर उसने कहा, क्योंकि कभी अपनी तो गलती मान ही नहीं सकते ना कि यार किसी ने मेरे कागजात आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे किया है। तो टिकटॉक वाले बड़े जालिम हैं। हाँ। और ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टिकटॉक ने उसका क्या किया है, जरा ऑडियो के साथ चलाना है जी, ये दिखाएं। वो क्या कर रहे हैं? अब हमास का कहना है कि हम एक वक्फे पे जाएं। वेलकम बैक। अब जाहिर है कि जब भी आप जेनोसाइड का जिक्र करते हैं तो आपको जर्मनी का जिक्र भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, जी फॉर जेनोसाइड, जी फॉर जर्मनी। हाँ। और एक दफा नहीं, दो दफा, एक दफा नहीं, दो दफा, और अब तो तीसरी बार जो कोई और नस्लकुशी कर रहा है तो कहते हैं कि सर हम कैसे इससे पीछे रह सकते हैं। तो जाहिर है कि जब इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस किया तो जर्मनी ने कहा कि सर हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने पहले भी जिक्र किया है कई बार इस शो में कि एक मुल्क है नमीबिया। अच्छा, नमीबिया साउथ अफ्रीका के पड़ोसी है। एक ज़माने में उसको साउथ वेस्ट अफ्रीका बोला जाता था, बट ये एक तारीख का हिस्सा है, इसमें हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि यार तुम कौन होते हो बात करने वाले, यार मेरे जर्मन भाइयों, आपने हमारे साथ जो किया था। अच्छा, क्या किया था इन्होंने? जब ये 20th सेंचुरी की शुरुआत में, जब या 19th सेंचुरी के एंड में 20th सेंचुरी की शुरुआत में, जब केक की तरह अफ्रीका को काट के तकसीम किया जा रहा था मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में, ये उसका एक नक्शा है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक आपको छोटा सा जर्मनी का झंडा मिलेगा। अच्छा, जर्मनी का क्योंकि साबुन थोड़ा स्लो था इस गेम में, तो वो बाद में आए, तो उनको वो हिस्से मिले जो किसी और को ज्यादातर चाहिए नहीं थे। उनको मिला नमीबिया, और नमीबिया में वो दाखिल हुए तो उस वक्त उनकी जो सोच थी, आपने लेबेंसराum का तो सुना होगा ना, लिविंग रूम के, यार जब तक हमारी कौम फैलेगी नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अब यूरोप में तो इतना रकबा बचा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यार चलो एक नई जर्मनी बनाते हैं हम नमीबिया में। तो वहां पर जर्मन आबादकार गए, और जाहिर है उनकी दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जर्मन फौज भी पहुंची। अब मसला सिर्फ ये था कि अब ये खाली जगह तो नहीं थी, यहाँ पर लोग आबाद थे, सयाफाम आबाद थे यहाँ पर, और दो कौमें थी यहाँ पर, हेरेरो और नामा। अच्छा, जब वो वहाँ पहुंचे तो जाहिर है कि इनकी ज़मीन छीनी, इनको दूसरे बल्कि 5वें दर्जे का शहरी बनाया, इनको कत्ल किया गया, इनको गुलाम बनाया गया। और जैसे अगर आप ये किसी के साथ भी करें तो जाहिर है कि वो उठकर रिबेलियन भी करते हैं। तो तंग आकर फाइनली हेरेरो कौम ने एक उनके चीफ के नीचे जाकर इन पर हमला किया और कोई 100 जर्मनों को मार दिया। अच्छा, कुछ आपको ये लगेगा सुनी सुनाई बात, जिसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा अब तो हम आपको देख लेंगे। तो कुछ बैटल्स हुई। अब जाहिर है कि जर्मन्स के पास मशीन गन्स थी, जदीद हथियार थे, ये कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। तो इन पूरी कौम को इन्होंने नमीब डेजर्ट में भेज दिया, जहां पर एक पानी का बूंद भी नहीं था। और फिर उसके इर्द गिर्द एक वो बार्ब वायर फेंस बनाया, और जर्मन फौजियों को ऑर्डर दिया कि कोई अगर नजदीक भी आएगा ना, आपने इनको मार डालना है। तो ज्यादातर जो अमवात हुई हैं वो भूख और प्यास से हुई हैं। अच्छा, बिल्कुल अगर आप देखें तो हमास का जो हमला 7 अक्टूबर का इसी तरह का था, रिटेलिएशन भी इस तरह की थी। और इस वक्त इजराइल का भी मंसूबा क्या है कि इनको सिनाई भेजा जाए, बिल्कुल जैसे कि जर्मन ने 1904 में किया। अच्छा, जो बच गए, हाँ, और यहां पर कहा जाता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हमें पता भी नहीं है कि कितने लोग मारे गए। जो बच गए उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। अच्छा, ये कंसंट्रेशन कैंप्स की फर्स्ट ड्राफ्ट थी, 1.0 था। बाद में इनको बेहतर करके हॉलोकॉस्ट में भी, ऑशविट्स, डकाउ और इस तरह की बर्किनाउ में इस्तेमाल किया गया। 2 बहुत बड़े कंसंट्रेशन कैंप से, एक था शार्क आइलैंड और एक था लूडरेट्स। अच्छा, वहां पर क्या सूरत हाल थी, ठीक है, आप सोच सकते हैं। अच्छा, वहां पर जैसे 100 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है, और आप 2 रोटियां फेंक देते हैं, और वो एक दूसरे को कत्ल कर देते थे ताकि हमें एक निवाला मिले। अच्छा, मौत के बाद भी ये सिलसिला बख्शा नहीं जाता था, क्योंकि जो खवातीन थी वहां पर, हेरेरो, और अगेन सबको बंद करके उन्होंने डाल दिया था। उनकी ड्यूटी थी कि आप इनके सर काटेंगे और इनके खोपड़ियों को आप उबाल के सारी मांस उतार कर इनकी जो स्कल्स हैं वो आप जर्मनी भेजेंगे। जब वो जर्मनी भेजी तो वहां पर पता है किस लिए इस्तेमाल हुई? म्यूजियम में रखा,
एक तो म्यूजियम में रखा, लेकिन पहले उनका नापा गया, क्योंकि उस वक्त जर्मन ये साबित करने में मसरूफ थे कि हम सुपीरियर हैं। तो कि यार देखो इनकी खोपड़ियां नापी गई, और यही वही रेशल साइंस है जो बाद में फिर यहूदियों और मुख्तलिफ कौमों के खिलाफ इस्तेमाल की गई। आज अच्छा, ये पता है कब खोपड़ियां वापस हुई हैं? 2018 में, 114 साल बाद। और 2021 में बिल आखिर जर्मनी ने कहा कि नहीं जी, हमारे से अच्छा नहीं हुआ, और नमीबिया को इस नस्ल कुशी के लिए $1 बिलियन US 960 1 बिलियन यूरो उन्होंने कहा कि हम कॉम्पनसेशन देंगे। $1 बिलियन से कुछ कम था। अच्छा, अब इसको कॉन्ट्रास्ट करें कि कितने बिलियन डॉलर इन्होंने इजराइल को दिए हैं। आज अगर हम नमीबिया की सूरत हाल देखें तो जो जर्मन्स के जो बच गए थे वहां पर, जाहिर है दूसरी जंग अजीम के बाद इनको पहली जंग अजीम के बाद इनको वहां से निकाल दिया गया था। ब्रिटेन ने भी थोड़ा सा किया था वहां पे। 6% आबादी है गोरों की, जिनके पास 70% जमीन है आज भी। और अगर वहां पर कोई भी हुकूमत ये बात करे ना कि जी देखें ये सारा तो आपने हमारे से लूटा था, आप हमें वापस दें, तो पूरी मुहिम चली जाती है कि जी ये सफ़ेद फामों की नस्ल कुशी हो रही है और ये कानून के खिलाफ है, और हम आप पर सैंक्शन लगाएंगे और आपके साथ हम तिजारत बंद कर देंगे। अच्छा, नमीबिया के बारे में तो चलें कुछ लोग फिर भी जानते हैं। तंजानिया, टोगो और कैमरून में भी इन्होंने एग्जैक्टली यही किया। कैमरून में जर्मन्स ने 3 लाख, तंजानिया में 3 लाख लोगों को इसी तरह कत्ल किया। तो कुछ लोग हैं जिनकी रगों में ही नस्ल कुशी दौड़ती है, और मेरा ख्याल है कि जर्मन उनमें शरीक हैं, क्योंकि 20वीं सदी की पहली नस्ल कुशी और सबसे बड़ी नस्ल कुशी आपने ही की, और इन हालिया दिनों की जो मौजूदा नस्ल कुशी है उसमें आपने फुल अपनी सपोर्ट दी है। अच्छा, सिर्फ नजरियाती बात नहीं है, जर्मन आर्म सेल्स जो है इजराइल को, वो इस दौरान तकरीबन 1000% बढ़ी है। तो कारोबार भी चल रहा है, नजरियाती दफा भी चल रहा है, तारीख से बिल्कुल कुछ नहीं सीखना है। लेकिन ये वो जर्मनी है जो पूरी दुनिया को लेक्चर देती है कि जी मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। इस मामले पे तो मैं किसी से बात कर रहा था जो उनके सिफारतों का, कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। अगर हमसे कोई पूछता है ना कि जर्मनी क्यों खड़ा है उसके साथ, क्योंकि वो हमारे अपने माजी के मसाइल हैं, लेकिन महंगा तो पड़ेगा। आपके जो भी अच्छे काम होंगे दुनिया में, उसके ऊपर तो ये हावी हो जाएगा कि किस मुंह से भाई आके हमें डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स का लेक्चर दे रहे हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।